अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के लिए 10 रोज पहले सेनेट से कानून मंजूर करने के बाद हुकूमत ने आज कौमी असेंबली से भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर करवा लिया है। इस बिल के मुताबिक 62(1)F के तहत नाअहल होने वाले शख्स की नाअहली ताहयात नहीं बल्कि सिर्फ 5 साल के लिए होगी। हुकूमत की इस कानून साजी को नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी से जोड़ा जा रहा है, जबकि अहम बात यह कि नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में है और इतलात है कि दुबई हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ को खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये इतलात भी सामने आ रही है कि दुबई में होने वाली अहम मुलाकातों में नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तय किया जा रहा है। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए कानूनी उलझनों को सुलझाने पर मशवरे जारी हैं और इम्कान है कि इस हवाले से मुशावरत के लिए आने वाले दिनों में कई सियासी रहनुमा दुबई जाएंगे। यानी अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन से पहले मुल्क की सियासत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवाकर उन्हें दोबारा वजीर आजम बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ इलेक्शन से पहले इमरान खान की नाअहली और गिरफ्तारी के दावे किए जा रहे हैं। यानी यह ऐन मुमकिन है कि जो नाअहल थे वो अहल हो जाएं और जो अहल हैं वो नाअहल हो जाएं। एक तरफ शरीफ खानदान की खलीजी ममालिक में मसरूफियात बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ आईनी और कानूनी महाज पर हुकूमत एक बार फिर अदलिया से महाजराई की तरफ बढ़ती नजर आ रही है। रोजनामा जंग में शाया होने वाली खबर के मुताबिक हुकूमत ने सीरियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करने वाले 7 रुकनी बेंच को चैलेंज करने का फैसला किया है, जबकि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इसी केस की समाअत होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में मामूल के किसी मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया है। और चीफ जस्टिस आखिरी समाअत में ये कह चुके हैं कि उनकी कोशिश है कि यह मामला मंगल तक निपटाया जाए। तो मुमकिन है कल जब समाअत शुरू हो तो हुकूमत बेंच को चैलेंज करे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस केस में बैरिस्टर फरूक नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। वो फरूक नसीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर कानून थे और MQM जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी, वो ये इजहार करती थी कि फरूक नसीम हमारे कोटे पर वजीर नहीं है, बल्कि इशारा देते थे कि फरूक नसीम MQM के नहीं इस्टेब्लिशमेंट के कोटे पर वजीर हैं। और यह तासुर इसलिए भी मजबूत होता है कि बतौर वजीर कानून फरूक नसीम ने 2 मरतबा अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। फरूक नसीम पहली बार इस्तीफा देकर आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी के केस में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के वकील बने और उसके बाद उन्होंने वजारत से इस्तीफा देकर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ मुतनाज़ा रेफरेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की वकालत की। और इस रेफरेंस से मुतालिक इमरान खान का ये इल्ज़ाम है कि जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस फरूक नसीम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर लाए थे और अब वही फरूक नसीम शहबाज शरीफ के वकील बन गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में नून लीग और ख़ास तौर पर शरीफ बरादरान पर तौहीन अदालत और इदारों पर हमले करने के इल्ज़ामात लगाते थे। कहते थे कि मुल्क आज जिस हाल में है वो करप्ट सियासतदानों की वजह से है। नवाज शरीफ लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल थे। अब कल किसी ने यह कहा कि पनामा केस एक साजिश थी। क्या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, क्या जनरल कमर जावेद बाजवा ने, क्या जनरल फैज़ ने किसी से कहा था कि वो इंग्लैंड में एवन फील्ड अपार्टमेंट्स ले? इमरान खान ने, जनरल बाजवा ने या जनरल फैज़ ने मना किया था कि आप मनी ट्रेल ना दें? अगर आप अपनी अदलिया की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट नहीं करें, तो कुछ नहीं बचता। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने ऐसे तमाम बयानिया को रिजेक्ट कर दिया है। तो ये तमाम का तमाम बयानिया ये दरअसल इट्स एन अटैक ऑन द जुडिशरी। करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से पाकिस्तान यहाँ आए जा है और ये करप्ट पॉलिटिकल लीडरशिप ये हमारा नसीब नहीं हो सकती। करप्ट फरसूदा पॉलिटिकल लीडरशिप को दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ECL का रूल था 3C है, जिसमें ये लिखा है कि एक कन्विक्टेड आदमी नहीं जा सकता। साथ साथ अगर वो वापस नहीं आएंगे तो शहबाज शरीफ साहब को कंटेम्प्ट हो सकती है। यानी जब PTI और इदारे एक पेज पर थे तो फरूक नसीम नून लीग के खिलाफ थे, मगर अब जब नून लीग और इदारों में ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं तो फरूक नसीम शहबाज शरीफ के वकील बन गए हैं। जबकि अहम बात यह है कि फरूक नसीम वो वाहिद शख्स नहीं है जिन्हें एस्टैब्लिशमेंट से करीब समझा जाता है और वो अब नून लीग से भी करीब होते जा रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ अरसे में एस्टैब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुक रखने वाले कई सियासतदान और सियासी धड़े नून लीग के करीब आ चुके हैं। और ये वो लोग हैं जिन पर नून लीग खुद इल्ज़ाम लगाती थी कि उन्हें एस्टैब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहादी बनाया है। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान इस वक्त नून लीग के बहुत करीब आ चुके हैं। जंग से पीर महबूब सुल्तान
अमीर सुल्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक एमएनए गुलाम बीबी भरवाना की भी नून लीग में शमूलियत की खबरें हैं, जबकि जाम कमाल और उनके साथी जिन्होंने 2018 में बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत तब्दील करने में बुनियादी किरदार अदा किया और नून लीग छोड़कर बाप पार्टी बनाई, वो बाप पार्टी जिसके बारे में मरीम नवाज कहती थी कि हमें मालूम है कि बाप का बाप कौन है, और वो बाप पार्टी अब नून लीग में शमूलियत के लिए तैयार नजर आती है। इन तमाम लोगों की नून लीग से कुर्बतों और नून लीग में वापसी के बाद सवाल ये उठता है कि नून लीग का वोट को इज्जत दो का बयानिया और ये दावा कि हम दोबारा लोटों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे, उस बयानिए का क्या होगा? सुनिए नून लीग लोटों के हवाले से क्या बयानिया बनाती है। नोटों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह, नोटों को छुपने की जगह नहीं देंगे। ये नोटे जब जब अपने हलकों में जाएं, इनको ये एहसास दिलाओ कि ये कितना बड़ा जुर्म करके आए। मैं हाथ जोड़कर अपनी जमात से भी ये अर्ज करूंगी कि आइंदा किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे, किसी लोटे को टिकट नहीं देंगे। मेरे साथ ये वादा करो कि लोटों को वोट नहीं दोगे, क्योंकि लोटों की जगह बाथरूम्स में है, लोटों की जगह बाथरूम में है। लोटे हैं ना, लोटे जो जब थोड़ा सा दबाव का वो सामना नहीं कर सकता तो आपकी खिदमत क्या करेगा? वो जो लोटे हैं ना, उनको हमेशा के लिए इस दरिया में बहा दो, दरिया में बहा दो। तो ये था नून लीग का बयानिया। नवाज शरीफ साहब इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और अब खबरें आ रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। मजीद इसमें बात करेंगे। मलिक अहमद खान साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिक साहब, इतलात है कि आपकी क़यादत इस वक्त मौजूद है दुबई में और इस हवाले से रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी कैसे होगी, इलेक्शंस कब होंगे, कैसे होंगे, और अब इतलात है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी वहाँ पर जा रहे हैं। क्या हो रहा है, किस चीज़ पर बातचीत होगी? जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मुझे इस बात का तो कोई इल्म नहीं है कि प्रेसिडेंट जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब की को मुलाकात तय है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि ये जो आपका सवाल का पहला हिस्सा है जिसमें मियां साहब की वापसी के मुतल्लिक बात है, तो फ्रॉम डे वन ये एक ज़्यादती थी और एक गलत इक़दाम था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम ये कहते रहे बार बार, और बारहा आपके प्रोग्राम से बात हुई कि वो जजमेंट जिसकी बुनियाद पर उनकी नाअहली की गई उसको हम असूली तौर पे इन द फर्स्ट प्लेस ही गलत समझते हैं, और अगर एक गलत काम हुआ था वो दुरुस्त होता है, तो चाहे वो आइन और कानून साजी के ज़रिए हो, चाहे अदालत के फ़ैसले के ज़रिए हो, उसको बारसूरत होना चाहिए। सही। तो कानूनी हवाले से तो हम देख रहे हैं कि आज कौमी असम्बली ने बिल भी मंजूर किया जो सेनेट से पहले हो चुका था, लेकिन सियासी हिकमत अमली क्या है कि नवाज शरीफ को कब वापस पाकिस्तान आना चाहिए? इलेक्शन से पहले आए, केयरटेकर सेटअप के दौरान आ जाएं या अभी फौरन आ जाएं? इस हवाले से क्या हिकमत अमली है नून लीग की? देखिए, मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ, और मैंने बारहा के मुख्तलिफ इजलास में पार्टी के सदर के सामने, के सीनियर रुफ़क़ाए कार के सामने अपनी इस राय का इजहार किया है, और मैं आपके सामने मीडिया में भी विदाउट मिन्सिंग माई वर्ड्स कर सकता हूँ कि देखें, मियाँ साहब के साथ बड़ा लोगों का एक गहरा ताल्लुक़ है जो पिछली 3 दिहाइयों से उसने हर किस्म के टेस्ट, चाहे वो बैलेट का टेस्ट हो, चाहे वो उनके साथ उनकी लॉयल्टी का टेस्ट हो, चाहे लोगों की उनके ऊपर एक पब्लिक ट्रस्ट का एक टेस्ट हो, बारहा ये टेस्ट जो है वो उसको हमने देखा है कि उसमें मियाँ साहब के साथ लोगों की एक अटैचमेंट रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि उनके आने के साथ पार्टी की सियासत में बड़ी जान आएगी और उनका वोटर मोबिलाइज होगा। उनके पार्टी के जो लोग इस वक्त समझते हैं कि एक अपीलिंग पोजीशन फ्रॉम द लीडरशिप आनी है मियाँ साहब के आने के साथ, उसमें जो पहले शहबाज साहब या मरियम बीबी या हमजा साहब के साथ मौजूद है, मियाँ साहब के साथ आने से वो बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्शंस में उसका बेतहाशा फ़ायदा होगा, और ये एक जितना जल्दी हो सके उनको आना चाहिए। मसला उनकी सेहत का था प्रीवियसली, आपको पता है, और फिर उसके बाद कुछ और रीज़न्स भी जो बारहा आप अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं। आई वोंट पुट देम अंडर द कारपेट, कि मैं सिर्फ ये बात करूँ कि एक बड़ी सख्त ज़्यादती थी, उस सिस्टम के अंदर मौजूद उस ज़्यादती का जितनी जल्दी उसकी रेमेडी प्रोवाइड हो उतना बेहतर है सर। अच्छा, अब इस हवाले से तो आप ये कहते रहे हैं कि कुछ अदालत में ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हैं, इस किस्म का बयानी आपकी पार्टी बनाती रही है, और सवाल ये भी उठता है कि 1.25 साल से अगर आपकी हुकूमत है तो नवाज शरीफ साहब तक क्यों नहीं आए? तो वो जो रुकावटें आपके ख्याल में थी वो दूर हो चुकी हैं?
देखिए, पहला तो मसला ये था ना कि अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हम बात करें कि क्या मियाँ साहब इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं, तो उसके लिए जो उनकी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी, मुझे बताया ना कि किस जाविये के साथ मैंने कोशिश की कि मैं सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट्स जिनके साथ कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड हैं, वो 63-62 की बहस में ले लें या किसी भी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की तरफ से दी गई सज़ा के बाद किसी भी पॉलिटिकल पर्सन की डिस्क्वालिफिकेशन हो, तो ये अपनी नोयत का एक केस ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन था जिसमें गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वो जो 70 साल से तरतीब दी जुरिस्डिक्शन थी उसे डिविएट किया। वो जजमेंट्स जो पहले ज़्यादा मेंबर्स बेंचेस की थी वो मौजूद रहीं। आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, किसी कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी इलेक्टोरल लॉ में नहीं लिखा हुआ कि डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम होगी। वो लाइफ टाइम अपने तौर से किस तरह निकाली गई और उसको थोपा गया। ये कंट्रोवर्शियल तशरीह थी जिस पर मैं आता हूं मलिक साहब, लेकिन मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस आएंगे पाकिस्तान, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के लिए आएंगे या नून लीग फैसला कर चुकी है कि अगले इंतखाबात में नवाज शरीफ ही उम्मीदवार होंगे वजीर आजम के? देखिए, ये तो अभी मेरा ख्याल है कि इस पे मशावरत जारी है और ये एक साहिब राय है। लोगों का ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो अगर उनकी इलेक्शन में डिस्क्वालिफिकेशन लीगली और कोर्ट में हो जाती है तो फिर क्योंकि वो पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं और वो फैसला जब ये मजलिस आमला और बाकी लीडरशिप करती है तो फिर उसके बाद ही कुछ कहने की पोजीशन में होंगे सर। सही, तो अगर लेट्स सपोज मफरूज़ा कि उनकी कानूनी रुकावटें दूर हो जाती हैं, आप कह रहे हैं वो सुप्रीम लीडर हैं तो उन्हीं का ऑब्वियसली हक बनता है कि वो वज़ीर आज़म बने, तो फिर क्या होगा? दोबारा जो चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे नून लीग के वो शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे? क्योंकि इतलात तो ये थी कि मरीम नवाज साहिबा उस पोजीशन के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। नहीं, पब्लिकली ये इम्प्रेशन था, लेकिन ये बात मैंने कहीं सुनी नहीं। जो उसकी पहली मैं एक आपके पास एविडेंस दे सकता हूँ, वो मैं शहबाज साहब ने भी जब पीछे जनरल काउंसिल का इजलास था मुस्लिम लीग का जी, तो उसमें बड़ा वाज़ह और दो टोक कहा कि मेरे पास जो पार्टी की सदारत है ये मियां नवाज शरीफ साहब की अमानत है, उनकी गैर हाज़िरी में, उनकी गैर मौजूदगी में मैंने इसको संभाल के रखा है। तो उसी से अखज़ करते हुए मेरा ये ख्याल है कि जब भी कोई पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी उसमें ये चीज़ शामिल होगी कि इसमें मियां साहब चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पार्टी के कैंडिडेट कौन होते हैं इलेक्शंस में जो एज अ पोस्टर फेस कि हम अगर जीतते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म कौन होंगे, ये सारी चीज़ें इंतखाबात से पहले तय पाएंगी, ज़रूर पाएंगी। सही है। और मलिक साहब, अब आप जो बात करें कानूनी रुकावटें दूर करने के हवाले से, आज कौमी असेंबली में बिल पास हुआ, इससे पहले सेनेट में भी हो चुका है, जिसमें कहा गया कि जहां पे आइन खामोश है वहां पे जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल की होगी। अब देखें, जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) की थी वो कंट्रोवर्शियल जरूर है, बट वो तशरीह हो चुकी है, यानी कि उसकी अहमियत उतनी ही है जितनी एक आइन की होती है। और कानूनदान जिनसे हमने बात की वो ये कहते हैं कि अगर एक कानून बनाया गया है तो वो उस तशरीह से बालातर नहीं हो सकता। इसके लिए या तो आपको आईनी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी या उससे एक बड़ा बेंच बैठे और वो फैसला करे कि डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम नहीं होगी, 5 साल की होगी। इस कानून से चीजें नहीं बदलेंगी। नहीं, देखिए, ये तो मेरा नहीं ख्याल में अगर किसी साहिब कानून जो आइन पे दस्तरस रखते हैं उन्होंने आपसे ये बात की है तो मेरा ख्याल वो एक बेसिक प्रिंसिपल मिस कर गए हैं। गालिबन होता ऐसे है जब आप इंटरप्रेट करते हैं, या तो अब बड़ी एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड यानी वाज़े तौर पे आइन में एक बात लिखी हो कि अगर में किसी की कोई डिस्क्वालिफिकेशन होती है तो उसके लिए मुद्दत ही होगी, तो मुद्दत आइन में तो दी नहीं गई। अब आइन के उसके साथ इलेक्टोरल लॉज जो हैं, इलेक्टोरल लॉज में कोई अगर बात दी हो तो वो भी नहीं दी, यानी नीदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर द लॉ ये स्टिपुलेट नहीं करते कि आप लाइफ टाइम दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब एक कानून की गैर मौजूदगी में इसको ये समझा कि ये लाइफ टाइम है तो उन्होंने अपने तौर पे वो तशरीह कर दी कि ये लाइफ टाइम है। अब उसमें उस फैसले की जो आपने कहा कि कंट्रोवर्शियल, तो उसकी बेसिक फंडामेंटल्स फैसले की जो थी वो एक अलहदा बहस है, वो काफ़ी एक तफसील बहस है जिसमें कई नुकात हैं, तो मैं आपके प्रोग्राम का वक्त उसमें ज़ाया नहीं करूँगा। लेकिन जो एक बेसिक तो आप ये समझते हैं ये सिंपल कानून पास करने से वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ख़त्म हो जाएगा और ये बालातर होगा कानून? नहीं, देखिए, लॉज सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कानून बनाने का नहीं है और ना ही सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार आइन लिखने का। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक गलती की है, रीसेंट पास्ट में गलती की है
जब वोट डाला तो जाएगा गिना नहीं जाए वाला फ़ैसला दिया, और वो फ़ैसला आइन को लिखने के मुतरादिफ था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये बिल्कुल हक नहीं है, ये एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है जो सिर्फ ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल दी, उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि वोट गिना नहीं जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तशरीह कर दी। तो फिर आप मुझे ये कह रहे हैं कि एक सिंपल कानून लाके उसको भी ओवरराइड किया जा सकता है, उस तशरीह को भी ओवरराइड किया जा सकता है एक सिंपल कानून लाकर? मैंने तो बारहा, मैं अब नेशनल असम्बली का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बारहा नेशनल असम्बली के BCO मेंबर से ये कहा कि फॉर गुडनेस से कभी तो अपनी लेजिस्लेटिव फंक्शनिंग भी परफॉर्म करें, एक प्राइवेट मेंबर के तौर पे बिल ले जाएं और ले जाकर ये कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। नहीं, वो गलत किया है, इस पर तो बिल्कुल एक जज साहब ने खुद ये कहा था, जो बेंच कह सकते हैं कि री राइटिंग है, बट मेरे ख्याल से जो जिन प्राइवेट मेंबर्स से आप बात करें वो भी शायद यही समझते हैं कि इसके लिए आईनी तरमीम जरूरी है। लेकिन चले आगे बढ़ते हैं। कल दोबारा समाअत शुरू होगी मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ, जो सिविलियंस का ट्रायल वहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस हवाले से पिटिशंस गई हुई हैं। और इतलात ये हैं, आज जंग अखबार में भी ये खबर थी कि हुकूमत ने फैसला किया है कि बेंच को चैलेंज करने जा रहे हैं, जबकि अब तक 7 रुकनी जो बेंच सुन रहा है उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने या किसी और ने एतराज़ नहीं किया है। तो अब आप बेंच को चैलेंज करने जा रहे हैं? देखिए, बेंच को चैलेंज तो प्रॉबेबली शायद जो मैं काजी फाइजीसा साहब के नोट से समझा हूँ, प्रॉबेबली इस जैसे देखिए ना, फिर बहस वहीं पर जाएगी कि एक कानून जो है वो आपके सामने आ गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की बात थी और उसमें तरीक़ाकार क्या होगा, वो प्रोसीजरल मैटर था, उसको भी एक आइनी तरमीम के साथ मुंसलिक किया गया। यानी प्रोसीजर के लॉ को आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इक्वेट करके बात करनी शुरू की, जो कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसीजर की बात थी और ये एक लॉ के साथ रेगुलेट होता था, आइन भी यही कहता था। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या उस लॉ के एतबार से इस बेंच को ऐसे मुकदमे को सुनना चाहिए? तो मेरी नज़र में उस कानून की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के ऊपर सवाल उठना चाहिए। और ये सिर्फ मैंने नहीं उठाया, ये एक ऑनरेबल मेंबर, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बेंच, जस्टिस फाइजीसा साहब के मलिक साहब, उनकी तो राय ये है कि जब से उस बिल पर स्टे हुआ है उसके बाद से वो कह रहे हैं मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बना हूं, मैं चेंबर वर्क तक महदूद हूं। लेकिन जो बाकी जजेस हैं वो तो दूसरे केसेस भी सुन रहे हैं, ये वाला भी जो बेंच है, 7 रुकनी बेंच है, इनका ये एतराज़ नहीं है, काजी फाइजीसा साहब का है और उनके साथ तारिक मसूद साहब ने भी अग्री किया है। सर देखिए, अगर किसी भी बेंच की हैयत से लगे कि ये पार्टीशन है तो फिर उसके बाद कुछ मेरा ख्याल है उसको उस नज़र से देखा जाना चाहिए। अगर मुझे ये शिकवा हो कि जो बेंच जिसके सामने मैं मुकदमा लेके जा रहा हूँ उसके पास मुझे कुछ उसके ऊपर खदशात हैं तो वो सामने आने चाहिए। अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये बात अभी नहीं की तो अपनी दानिस्त में वो बेहतर समझे होंगे। सही। और अब लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई भी ऐसे खदशात हैं तो उनको सामने लेके आना चाहिए सर। ठीक है, अब ऑब्वियसली दूसरे पार्टीज का भी इसमें मौक़िफ़ सामने आएगा। एक ब्रेक लेंगे मलिक साहब, इसके बाद आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मलिक अहमद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, अब 9 मई के बाद हमें पता है बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सियासी तब्दीलियां भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। कुछ लोग अब राब्ता कर रहे हैं, नून लीग से भी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी बन गई। और एक तब्दीली हमने ये भी देखी है कि फ़ारूक नसीम साहब जो PTI के लॉ मिनिस्टर थे, कई अहम मुकदमात की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, कभी जनरल बाजवा के वकील बने, काजी फाइजीसा केस में उन्होंने हुकूमत की वकालत की, अब वो शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं। और जिस केस के हवाले से आप बार बार कह रहे हैं कि बड़े गलत तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल किया गया, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस किस्म के फैसले को, लेकिन फ़ारूक नसीम साहब तो एंडोर्स करते रहे, कहते रहे कि पनामा केस में तो मनी ट्रेल नहीं दी नवाज शरीफ साहब ने। और वो ये भी कहते रहे कि जो अदलिया के खिलाफ आप लोग बात कर रहे थे वो अदलिया के खिलाफ अटैक था। और अब वही फ़ारूक नसीम साहब शहबाज शरीफ साहब के वकील हैं। जी शहजाद साहब, देखिए मेरी राय में फ़ारूक साहब की जो पेशा वराना सलाहियत है उस पर तो कोई कलाम नहीं हो सकता। वो एक बड़े मुस्तनद आइनी माहिर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, ये दुरुस्त है कि उनकी पॉलिटिकल पोजीशन जो थी वो हमारे से मुख्तलिफ थी, लेकिन ये क्योंकि बड़ा एक संजीदा मसला है जो आर्मी एक्ट वाला है और इसमें वो ट्रायल जो हैं वो सिविलियंस के ट्रायल के आर्मी एक्ट के तहत होंगे, तो इसमें मेरी राय भी ये है कि फ़ारूक साहब की एक्सपर्टीज़ जो है एज अ लॉयर और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट की हैसियत से अगर अब सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत करते हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और दूसरी बात जो आपने की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है
देखिए, फ़रूक साहब की एक ख़ास नुक्ते पे एक राय मेरा उससे इख्तलाफ है। वो उनकी एक अपनी तशरीह होगी और मेरा ख़्याल है ग़ालिबन कि उस वक़्त उनका आइन से ज़्यादा सियासी मकसद होगा, और वो क्योंकि एक गवर्नमेंट के फेडरल मिनिस्टर भी थे और उनकी तल्लुक़दारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ भी थी, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एज़ एन अलाइड पार्टी इमरान की गवर्नमेंट में भी शामिल थी, तो ये बातें तो थीं। लेकिन जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है सियासत की वजह से उन्होंने अपने जो प्रोफेशनल एक नुक्ता नज़र हो सकता है बतौर लॉयर उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने। नहीं, मेरा ये मानना है कि देखें, इस वक्त जो सवाल ज़ेर बहस है उसमें उसकी जहत एक बड़ी मुख्तलिफ है। यानी मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो इरोजन ऑफ नेशनल डिग्निटी के से उसके इरोजन ऑफ नेशनल डिग्निटी है 9 मई की बाकी बातें हैं कि उसका वो एक क्रिमिनल एक्ट है, वो एक अलग बात है, उसको आप देखें किस जाविये से देखते हैं। ये देखें ना, जो अफवाज होती हैं किसी भी मुल्क की हों, ना सिर्फ के पाकिस्तान की अफवाज, वो एक प्राइड के साथ, या आप देखें उनका पूरा है वो कैसे होता है फ्रॉम उनके एक एक एक्ट को देखें तो वो एक नेशनल प्राइड के साथ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उसकी एक ऐसा अमल करें जिसके साथ आप एक उनकी डिग्निटी को इरोड करने की बात करें, उनकी उस प्राइड को छीनने की बात करें, तो वो एक बड़ा संगीन कौमी ऐसा जुर्म है जिसकी मैं समझता हूं कि नाकाबिल माफ़ी है। फ़रूक नसीम साहब वो वाहिद शख्स नहीं है जो अब नून लीग से करीब या फिर शहबाज शरीफ साहब के वकील बन रहे हैं। हमने देखा है कि कई ऐसे लोग जिनके बारे में ये तासुर है, या नून लीग खुद कहती रही है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से करीब थे इसलिए उनको नून लीग से निकाल के पीटीआई में शामिल किया गया, अब वो दोबारा जो है नून लीग की तरफ रुख कर रहे हैं, जबकि आप लोग कहते रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, यानी कि ऐसे लोग जो आप समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे पार्टियां बदलते हैं उनको शामिल नहीं होना चाहिए। आप लोग ये भी कहते रहे कि लोटों को वापस में नहीं लेंगे, लेकिन अब वो तमाम लोग या तो धड़ों की सूरत में करीब आ रहे हैं नून लीग से या शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। बाप पार्टी के लोग भी मिले नून लीग से जाके, खबरें कि शायद वो भी शामिल हो जाए। उनके हवाले से तो आप कहते थे कि हमारी हुकूमत इन्होंने गिराई, बाप का बाप कौन है हमें पता है, ये बयानात थे। तो ये तमाम अपने जो आपके नारे थे, जो आपका स्लोगन था वोट को इज्जत दो लोटों को नहीं लेंगे, ख़त्म? नहीं शायद ऐसे नहीं, मेरा ये ख्याल है, और मैं उसके ऊपर अपनी एक काफ़ी कंसिस्टेंट पोजीशन अपनी मैं आपके सामने जो एक अरसे से मैं बारहा इस बात का जिक्र कर चुका हूँ। देखें, कुछ रियलिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल झंग डिस्ट्रिक्ट है। अब झंग डिस्ट्रिक्ट में जब आप अपनी ये प्रोग्राम का इंट्रो दे रहे थे उसमें आपने साहिबजादगान का जिक्र किया और उसमें आपने ग़ुलाम बीबी का जिक्र किया। अब झंग में किसी पॉलिटिकल पार्टी का फुटप्रिंट नहीं है। वहाँ पर वो लोग जो हैं वो उनकी एक लोकल अरेंजमेंट है, और उस लोकल अरेंजमेंट में उनके जो आप पिछले 10 इलेक्शंस देख लेंगे तो वो देखते हैं कि पब्लिक का जो स्विंग है वो किस तरफ है। अगर एक मेन स्ट्रीम में स्विंग उनका नज़र आ रहा होता है तो वो लोग मेन स्ट्रीम की उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं। और ये झंग के इलेक्शंस मैंने चाहे वो 2008 के थे, 13 के थे, 18 के थे, जी उससे कबल बेशक आप 2002 तो जब ये लोग मलिक साहब जब ये लोग फिर 2018 में पीटीआई में गए, आप लोगों ने कहा ज़बरदस्ती डाला गया, इनको लोटा भी कहा, इनको कहा गया एस्टैब्लिशमेंट के लोग इसलिए वहाँ जा रहे हैं, तो उस वक्त भी पीटीआई भी यही सोच रही होगी कि जंग में हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इनको ले लेते हैं। यही दलील शायद आप बलूचिस्तान में भी देंगे बाप के रहनुमाओं को वापस लेने के लिए। ये इसका मतलब तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही है कि हमें इनकी जरूरत होती है, इनको पार्टीज की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जो हमारा एतराज़ था वो ज़रा इससे थोड़ा सा बड़ा था। हम ये कह रहे थे कि कुछ आप फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इमरान ने एक जनूबी पंजाब महाज के नाम से एक ग्रुप तश्कील दिया, और एक लेजिटिमेट बहस जो कि एक आइनी बहस है जिसका ज़रूर कोई नतीजा निकलना चाहिए कि आप ये समझते हैं कि क्या छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं या नहीं हैं। तो आपने एक पोजीशन इख्तियार की कि अगर मुझे कामयाबी मिलती है और मैं वोट से जीतता हूँ तो ये जनूबी पंजाब महाज जो लोग मुस्लिम लीग में थे उनको एक स्लोगनरिंग के तहत आपने एक पार्टी के नीचे खड़ा किया, और जनूबी पंजाब महाज को बाद में आपने अपने साथ जम किया सिर्फ एक नारे पे कि आप जनूबी पंजाब का सूबा कायम करें। लेकिन खाली उन लोगों के हवाले से एतराज़ नहीं था आप लोगों का, तो कई लोगों के हवाले से एतराज़ था। मेरे ख्याल से जब ये बाकायदा शमूलियत होगी तो ये सवाल बार बार नून लीग से होता रहेगा कि आपको वोट को इज्जत दो का बयानिया क्या गया, कहाँ गया। ये कहा गया कि लोटे जो है वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते, पार्टी बदल लेते हैं। ये सवाल आपसे आने वाले वक्त में होते रहेंगे। बट बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक लेकर बात करेंगे और हम शुक्रिया हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। कल सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ पिटीशन की समाअत दोबारा शुरू होगी
और खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने फैसला किया है कि जो 7 रुकनी बेंच है उसको चैलेंज किया जाएगा। इससे पहले हुकूमत ये भी कह चुकी है कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ कोई फैसला आता है तो उस पर अमल दरामद होना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आज कौमी असेंबली में नाअहली की सजा को 5 साल के लिए मुकर्रर करने का बिल भी मंजूर हो गया है और इससे पहले सेनेट भी ये बिल पास कर चुकी है। इन दोनों मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान हैदर वहीद साहब ने, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं अहमद बिलाल महबूब साहब, सबरा पिलडाट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हैदर वहीद साहब, कल सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस की समाअत होगी, पिटिशंस मौजूद है मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ और चीफ जस्टिस साहब ने ये इंदिया दिया था कि मंगल तक शायद ये केस मुकम्मल हो जाएगा। इस पर हुकूमत ने एक मौक़िफ़ ले लिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ कोई फैसला देती है तो अमल दरामद करना मुश्किल हो जाएगा। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है क्योंकि 2 जजेस ये कह चुके हैं कि बेंच गैर कानूनी है, इसलिए उसके फैसले को मानना मुश्किल हो जाएगा, जैसे 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस का केस था। तो आपको लगता है कि ये मंतक हुकूमत की दुरुस्त है कि ये बेंच गैर कानूनी है, और क्या ये मुमकिन है कि कोर्ट फैसला दे और हुकूमत ना माने? मुमकिन तो ये क्लियरली है, ये तो हमारा आई थिंक एक पिछला तो कुछ प्रेसिडेंट देखें तो ये मुमकिन तो है कि ऑर्डर्स जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। अब ये कहना कि ये जो 2 जजेस थे इन्होंने क्या अपने आप को रिक्यूज किया है या इन्होंने एक इलीगल बेंच को करार देते हुए पिटिशंस को डिसमिस किया है, अभी कोई ऑर्डर हमारे सामने नहीं है। और एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से आई थिंक बेंच की तश्कील जो है वो ज़रूर चेंज कर दी गई है। तो अगर तो ये गलत है 9 से इसको 7 करना और ये 2 मेंबरान का फैसला जो है वो एक डिसमिसल समझना चाहिए, तो फिर उस सूरत में रिव्यू फॉरन मूव करके इसकी वजाहत लेनी चाहिए कि ये 7 मेंबर बेंच जो है फिर समाअत नहीं कर सकती, क्योंकि ये 9 मेंबर बेंच थी और 2 डिसमिस कर चुके हैं इस पिटिशन को, ये कह के कि क्योंकि ये बेंच ही इलीगल है तो इसके सामने केस जो है वो इस हवाले से डिसमिस किया जाता है। अब जो भी, अब मुझे तो नहीं पता क्योंकि ऑर्डर हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है, बट अगर यहाँ पे अगेन अब हम क्लियर करना है तो फिर एक दरख्वास्त डाल के इस पे एक ऑर्डर जरूर लेना चाहिए कि उन 2 जज साहिबान का आखिर ऑर्डर क्या था, कि क्या उन्होंने रिक्यूज किया है या नहीं। बहरहाल इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से अब बात यह है कि कुछ लग ये रहा है ऑब्जर्वेशन से कि मिलिट्री कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे बहुत ज़्यादा जो है वो बेंच जाने को तैयार नज़र नहीं आती। हालांकि जो एक जजमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्ड किया मिलिट्री कोर्ट्स को और कानून को, वो तमाम पैरामीटर्स की बुनियाद पे नेसेसरली नहीं किया था, लेकिन बहरहाल उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अपहोल्ड किया। तो वो जजमेंट जब तक इन द फील्ड है, एक लार्जर बेंच की जजमेंट है, तो क्या ये उससे छोटी बेंच जो है वो उसको ओवरटर्न कर सकती है? ज़ाहिर नहीं कर सकती, एटलीस्ट उन बुनियादों पे तो नहीं कर सकती। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से फिर ये बात रह जाती है कि सिविलियंस कब ट्राई हो सकते हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, क्या उनकी कोलैबोरेशन मिलिट्री एलिमेंट्स के साथ ज़रूरी होगी ये उनके ट्रायल के लिए, क्या उनकी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो वायलेशंस हैं, एस्पियोनाज है या कोई और कोलैबोरेशन कंस्पिरेसी है, वो दिखाना पहले ज़रूरी होगी। क्या ATC कोर्ट्स में जब ये ट्रांसफ़र किया जाता है तो जाहिर है कि फिर उनको कोजेंट रीजंस दे के रीजनेबलनेस के साथ ट्रांसफर करना होगा कि ये मेरे सामने शवाहिद हैं जो दिखाते हैं कि बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आपको मामला जो है वो इस जो 1952 का एक्ट है उसके स्कोप पे जाता हुआ नजर आ रहा है कि उसका स्कोप क्या होना चाहिए और क्या होगा? नहीं, मेरे ख्याल से वो इस पे जाता हुआ मुझे ज्यादा नजर आ रहा है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हो, सही और इस तरह से हो कि आईनी तकाजे भी पूरे हों और इस तरह रीड किया जाए एक्ट को कि वो आइन के पैरामीटर्स के अंदर उसको तस्वर किया जाए और बुनियादें उसकी हिलाने ना हिलाने की तरफ बेंच मुझे जाती नजर नहीं आ रही अभी तक। कबल वक्त है ऑब्वियसली, दूसरी साइड ने तो अभी आर्ग्यू भी नहीं किया। ठीक है, एक यहीं पे मैं सवाल करूं फिर अहमद साहब की तरफ मैं जाता हूं कि जो काजी फाइज ईसा साहब ने नुक्ता उठाया था और जस्टिस तारिक मसूद साहब ने उठाया था वो ये था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है जो एक्ट है उस पर या तो फैसला हो जाता है कि उसको कलअदम करार करें या वो एक्ट बन जाए। स्टे ऑर्डर दिया हुआ है वो उनकी नज़र में गलत है। अब इस बात में तो वजन है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे तमाम जजेस हैं वो तो हेयरिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे स्टे होने के बाद उस पर अमल दरामद रुक चुका है, लेकिन बाकी जजेस जो हैं वो बेंचेस का हिस्सा तो बन रहे हैं। ये बात भी तो बड़ी अहम है। देखें, अब तो ये 7 जजेस सुन ही रहे हैं केस, तो मेरे ख्याल से जो है ये इस पे तो मेरा नहीं ख्याल आपको अवाम है कि ये 7 जजेस तो अब सुन के जो भी फैसला है वो करेंगे। मुझे ये नज़र आता है कि ज़्यादा चांस यही है कि वो अमल दरामद जिस तरह से आर्मी एक्ट का है उस पे ज़्यादा तवज्जो होगी, ना कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या उसकी बुनियादों के हवाले से जो है फैसला आ जाए कि क्या ये गैर आइनी या आइनी है। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन सही हो और सिविलियंस कब ट्राई हो सकते हैं कब नहीं हो सकते और ये फैसला किस तरह से होगा
किस तरह रीजंस देके होगा, आई थिंक इन पे ज्यादा तवज्जो शायद नजर आ रही है। अहमद बिलाल साहब, आप कैसे देखते हैं हुकूमत के इस मौकिफ को कि अगर कोई फैसला आता है खिलाफ तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि 2 जजेस कह चुके हैं कि बेंच ही गैर कानूनी है? बहुत शुक्रिया शहजाद। देखिए, ये हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कराने के मामले में, ख़ासतौर पर पंजाब के मामले में, जहाँ एक फ़ैसला था और फिर इस टेक्निकल बुनियाद के ऊपर कि ये 4-3 का फ़ैसला है या 2-3 का फ़ैसला है, हुकूमत ने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, करारदादें भी पास की, उसको रिजेक्ट भी किया। अलावा इसके ये मिसालें कि ये बैक वक्त होने चाहिए इलेक्शन या अलग अलग नहीं हो सकते, लेकिन बुनियादी तौर पे उन्होंने ये पोजीशन भी ली कि ये बेंच ही वो बेंच नहीं था जिसने फ़ैसला किया है, तादाद मेजॉरिटी ने तो इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला किया है, लिहाजा ये काबिल कबूल नहीं है और इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने और तारिक मसूद साहब ने जो पोजीशन ली है, उसकी बुनियाद पे यह हुकूमत को ये अब रास्ता मिल गया है कि वो यही पोजीशन ले कि अगर ये कोई फ़ैसला भी कर दें तो इस बुनियाद पे उसको अमल दरामद ना हो कि ये बेंच ही दरअसल में दुरुस्त कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं था, लिहाजा हम इसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते, इरिस्पेक्टिव वो फैसला और उसके मेरिट क्या है। तो मेरा ख्याल हुकूमत के पास एक बुनियाद मुयसर आ गई है जिसके बुनियाद पर वो इस फैसले को इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर सकते हैं। सही है। तो ये आपके ख्याल में सियासी तौर पर ही इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि एक तरफ तो जो 7 जजेस हैं वो तो सुन रही है केस और कोई ना कोई फैसला भी देंगे वो? जी, कि बुनियादी तौर पे ये सियासी मामला है, इलेक्शन का मामला भी सियासी हो गया था और ये भी सियासी हो गया है और इसको सियासी तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन बहरहाल मुझे यही लगता है। सही है। और अहमद साहब, आज कौमी असम्बली ने भी जो नाअहली के हवाले से बिल है वो पास कर दिया, उससे पहले सेनेट से भी हुआ था और ये कहा गया उसमें कि जहां पर आइन खामोश है सज़ा के हवाले से, वहां पर सज़ा मैक्सिमम 5 साल की होगी, यानी कि 62(1)(f) के तहत भी सज़ा 5 साल की होगी। आपको लगता है कि जो नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की ताहयात नाअहली थी उसको वो ख़त्म हो जाएगी इस कानून, जब ये कानून साइन हो जाएगा, और क्या उनके लिए इलेक्शन लड़ने की राह हमवार हो जाएगी? देखिए, मेरे ख्याल में वो जो ताहयात नाअहली का फ़ैसला था वो मेरी राय में तो बहुत एब्सर्ड था और गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल मेरी राय ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंटरप्रिटेशन जब सुप्रीम कोर्ट कर देती है तो उसका वही दर्जा हो जाता है कि जैसे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर ये पार्ट बन गई है बात कि वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ होगी, तो उसको अनडू करने के लिए फिर एक ऑर्डिनरी कानून ये काम नहीं कर सकता, उसके लिए तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो फैसला है, ये जो कानून पास किया गया है, ये उस डिस्क्वालिफिकेशन को अनडू नहीं कर पाएगा और जो मकसद है इनका वो पूरा नहीं होगा, गालबन ये भी स्क्रैप हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हैदर भाई साहब, क्योंकि 62(1)(f) आइन में तो नहीं लिखा हुआ कि सज़ा कितनी होगी, और जब ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो लाइफ टाइम होगी, तो सबने कहा कि एक कॉन्ट्रोवर्शियल फैसला है, लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि एक मरतबा हमने कानून साजी कर दी है तो जो आइन की तशरीह थी या जो वो फैसला था वो पीछे रह जाता है और कानून बालातर हो जाता है। देखिए, जहां आइन में लिखा होता है कि आप जो है वो एक स्टैट्यूटरी लॉ के जरिए से बाकी डिटेल्स तय कर सकते हैं या मुद्दत तय कर सकते हैं नाअहली की, तो वहाँ तो बड़ा वाज़ेह है कि कानून साजी से काम हो सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइलेंट है आइन और एक जजमेंट कह चुकी है कि साइलेंट का यहाँ पे मतलब ताहयात है, जिससे मैं बिल्कुल एग्री किसी तरह से नहीं करता, क्योंकि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किया बिलाल साहब ने कि ये इस जजमेंट को सिर्फ वही कहा जा सकता है जो उन्होंने कहा। लेकिन बावजूद इसके उनकी बात ये दुरुस्त है कि अगर तो तशरीह एक आइनी शिक की कर दी गई है, तो जब तक कि वो या तो आइनी तरमीम ना हो जाए या फिर उससे लार्जर बेंच इसकी नई तशरीह ना कर दे, तो उस वक्त तक मेरे ख्याल से इसकी तशरीह, जो गलत तशरीह मेरे ख्याल से तो की गई है, उसी को तशरीह समझा जाएगा। और ये बदकिस्मती की बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से ताहयात नाअहली सदाकत और अमानत के हवाले से होना, और जबकि जो है वो जुर्म है उनकी 5 या 10 साल होना, तो कहीं से भी इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको लगता है कि इस कानून के पास होने के बाद भी जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली है वो ऑटोमेटिकली खत्म नहीं हो जाती? नहीं, अभी तो देखिए इन द फील्ड है ये लॉ, तो इसको यही समझा जाएगा कि वो खत्म हो गई है, मतलब वो खत्म की जा सकती है। लेकिन अब कानून जब चैलेंज होगा तो फिर ये सिचुएशन चेंज हो सकती है अगर सस्पेंड हो जाता है कानून बिलफर्ज। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर वहीद साहब और अहमद बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।